मोदी एट 2023। नमस्कार, आईएनडी एनालिसिस में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव का समय नज़दीक आता जा रहा है, वैसे वैसे तमाम तरह की रणनीति, स्ट्रेटजी देखने को मिल रही है, चाहे वो सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी हो या विपक्ष में बैठी कांग्रेस हो। अगर कांग्रेस की हम बात करें तो कांग्रेस की प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश दौरे पर आ रही हैं और अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर एमपी दौरे पर आएंगे। जिस तरह से अगर पीएम नरेंद्र मोदी की बात करें तो लगातार उनका जो ये दौरा है मध्य प्रदेश को लेकर बहुत सघन दौरा देखने को मिल रहा है। कहा जा रहा है कि जो विधानसभा के चुनाव हैं या फिर 2024 में लोकसभा के चुनाव हैं, केंद्र की पूरी नज़र इस पर है और इसी को लेकर एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के ज़मीन पर होंगे। बीजेपी चाहती है कि उनका नाम, उनका काम और उनका जो चेहरा, या फिर केंद्र ने जो अपनी एक रणनीति स्ट्रेटजी बदली है। हमने कर्नाटक में देखा कि किस तरह से कर्नाटक में जो चेहरे थे केंद्र के, उनका उपयोग वहां पर किया गया। जो बड़ी बातें हैं मोदी के दौरे को लेकर, मोदी के दौरे से चुनावी माहौल बना रही है बीजेपी। मोदी के नाम और काम पर चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम और काम को लेकर चुनाव में उतरने का रोड मैप तैयार है। देश में ब्रांड मोदी बीजेपी की यही सबसे बड़ी ताकत। पीएम मोदी के नाम, काम और चेहरे पर चुनाव लड़ती आई है भारतीय जनता पार्टी। केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के जरिए नया वोट बैंक तैयार। महिलाओं के बीच भी पीएम नरेंद्र मोदी की अपनी लोकप्रियता है। मोदी की लोकप्रियता को वोट में बदलने की तैयारी में है भारतीय जनता पार्टी। लगातार मध्य प्रदेश का दौरा कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। किसान सम्मेलन में फसल की बात की जाए, किसानों के खाते में लगभग 3000 करोड़ रुपए ट्रांसफर करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 2018 में कांग्रेस की ऋण माफी योजना ने बीजेपी के किसान वोट बैंक में लगाई थी सेंध। कांग्रेस ने फिर किया है सरकार बनने पर कर्ज माफी का ऐलान। इस बार किसानों को साधने के लिए कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती है भारतीय जनता पार्टी। तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मध्य प्रदेश दौरा, और ऐसे समय में दौरा जब चुनाव का जो समय है वो धीरे धीरे नजदीक आता जा रहा है। आज इसी मसले पर हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करें, मेहमानों से आपका परिचय करा देता हूं, फिर इस डिबेट को, इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ में हैं वरिष्ठ पत्रकार गौरव चतुर्वेदी जी। गौरव जी, आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ में हैं कांग्रेस के युवा नेता प्रवक्ता डॉक्टर रोहित नायक जी। रोहित जी, आपका स्वागत है। और हमारे साथ जुड़ेंगे चेतन सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। हालांकि अभी बेहतर कम्युनिकेशन उनके साथ हमारा नहीं है, लेकिन मैं सीधे गौरव जी के पास में आता हूं। गौरव चतुर्वेदी साहब, अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर हम बातचीत करें तो जिस तरह से एक उनकी दौरों की सघनता दिखाई दे रही है, क्या माना जाए एक बार फिर वो मध्य प्रदेश दौरे पर आ रहे हैं जून में, इसी महीने में, और कहा जा रहा है कि जिस तरह से फोकस जो विधानसभा का चुनाव है या फिर 2024 में लोकसभा का चुनाव है, ऐसे में पहले जिस तरह की एक रणनीति रही भारतीय जनता पार्टी की साउथ की तरफ, लेकिन जब साउथ में झटका लगा तो अब ये कोशिश की जा रही है कि जो नॉर्थ में परफॉर्मेंस था 2019 लोकसभा में, उसको बेहतर किया जाए। किस रूप में देखें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एमपी दौरा? देखिए, अगर आप मध्य प्रदेश के विधानसभा के 2018 के रिजल्ट को देखें तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी और
भाजपा के आला नेताओं को ये उम्मीद नहीं थी कि रिजल्ट इतने विपरीत आएंगे। लेकिन इसी के साथ जब 2019 में लोकसभा के चुनाव हुए तो मध्य प्रदेश की जनता ने बम्पर बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को चुनकर दिल्ली भेजा। ऐसी परिस्थिति में आकलन जब किया जाता है तो जो रणनीतिकार रहते हैं वो किसी भी प्रकार की रिस्क उठाने के मूड में नहीं रहते हैं। आज भी देश में अगर देखा जाए तो नरेंद्र मोदी से बड़ा चेहरा वर्तमान समय में भारतीय राजनीति के अंदर दिखाई नहीं दे रहा है। और जो रणनीतिकारों ने 51 रैलियों की योजना बनाई है उनमें सबसे पहले उन राज्यों को टारगेट किया जा रहा है जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होना है। और विधानसभा चुनाव के बाद ठीक 6 महीने बाद लोकसभा के चुनाव होंगे। तो ऐसी परिस्थिति में यह कहा जाना उचित होगा कि लोकसभा के साथ साथ विधानसभा में भी स्थानीय तौर पर संगठन को मजबूत करने के लिए नरेंद्र मोदी इन दौरों में शामिल होने चाहिए। सर, एक सवाल गौरव जी ये बनता है कि जिस तरह से अब लगातार, हालांकि सर्वे दोनों पार्टियां ही करा रही हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो फिर हम बात करें कांग्रेस पार्टी हो, लेकिन जिस तरह से बीजेपी की बात की जाए अलग अलग स्तर पर सर्वे हुए हैं, चाहे वो संघ का सर्वे हो या सरकार का सर्वे हो या पार्टी का सर्वे हो, ये कहा जा रहा है कि जो हालत कहीं ना कहीं पतली नज़र आ रही है या फिर जो सर्वे उतने अनुकूल नहीं दिख रहे हैं। और सर्वे अभी नहीं हो रहे, लंबे समय से हो रहे हैं। और अगर लंबे समय से देखें, पिछले 1 साल में देखें तो इन 1 सालों में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो दौरे हैं मध्य प्रदेश में वो बढ़े हैं। क्या एक यही वजह मानी जाए कि अब जो दारोमदार है सारा अपने कंधों में केंद्र ने ले लिया है और राज्य के हिस्से में उतनी चीजें जो मैनेजमेंट है इलेक्शन का वो नहीं होगा जितना पार्टिसिपेट केंद्र करेगा? देखिए 2018 के विधानसभा चुनाव को देखें तो जहां किसान कर्ज माफी एक मुद्दा था, लेकिन इसी के साथ साथ एक एंटी इनकम्बेंसी का जो मुद्दा उभरा था जिसके कारण आम जनता का मोहभंग भारतीय जनता पार्टी से हुआ था, इसके कारण मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी। सिर्फ एक ही मुद्दे को अगर हम बात करें कि किसान कर्ज माफी के मुद्दे पर सरकार बनी तो ये कहना गलत होगा। जो सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी उसने भी कांग्रेस की सरकार बनाने में अहम भूमिका अदा की थी। अब बात वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य की अगर हम करें तो 2020 के बाद भारतीय जनता पार्टी को जो अपना टेम्पो बनाए रखना था, आम जनता के बीच में लोकप्रियता के ग्राफ को बनाए रखना था, भारतीय जनता पार्टी उसमें फेल होती हुई नजर आ रही है। उसका रीजन स्थानीय जनप्रतिनिधियों के खिलाफ नाराजगी है, संगठन के अंदर जो नाराजगी उभरी वो नाराजगी है। ऐसी परिस्थिति में केंद्रीय नेतृत्व बिल्कुल भी रिस्क लेना नहीं चाहेगा कि हम मध्य प्रदेश को सूखा छोड़ दें। वो मध्य प्रदेश में उतनी ही मेहनत करेगा क्योंकि उनका रिजल्ट अगर आगामी विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में भाजपा के विपरीत अगर कोई रिजल्ट आता है तो लोकसभा में भी उन्हें इसका खामियाजा उठाना पड़ सकता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए चलिए गौरव जी, दोबारा आपके पास में आता हूं। चेतन सिंह जी हैं हमारे साथ में, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता। स्वागत करूंगा चेतन जी आपका। चेतन जी, सीधा सा सवाल इसी बात को लेकर है कि अब जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हम बात करें, मध्य प्रदेश में किसी प्रधानमंत्री की इतनी सघनता पहले नहीं देखी गई। उनके जो कार्यक्रम है लगातार, मुझे लगता है कि हर महीने 2 महीने में उनका जो यहाँ पर कार्यक्रम हो रहा है। दूसरी तरफ इसको चुनाव से भी जोड़ा जाता है कि अब पिछले 1 साल में जिस तरह से सघनता एमपी में रही है कि अब मध्य प्रदेश का जो एक संगठन है या जो चीज़ें हैं और या जो सर्वे आए हैं वहाँ पर जो सर्वे में जो स्थिति आई है भारतीय जनता पार्टी की वो बेहतर नहीं है, अनुकूल नहीं है। यही कारण है कि केंद्रीय नेतृत्व का दखल मध्य प्रदेश में बढ़ा है। इसी रूप में देखें पीएम नरेंद्र मोदी का ये दौरा। चेतन सिंह जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी बोलिए सर, बोलिए। लोकतंत्र का चौथा खंबा है, किसी भी रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी की यात्रा को देख सकता है, उसमें कोई मनाही नहीं है। लेकिन जब आप मध्य प्रदेश की चर्चा कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश से ज्यादा माननीय प्रधानमंत्री जी के विगत 3 महीने में दौरे अगर आप देखें और समय देखें बाय टाइमिंग तो उत्तर प्रदेश को ज्यादा दिया है। रही बात, माननीय प्रधानमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी अनेकों बार अनेक कार्यक्रमों में माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करते हैं। आपने देखा होगा जब हमारे आदिवासी बंधुओं का जो मिनी कुंभ हुआ था तब भी माननीय प्रधानमंत्री जी आते।
महाकाल के लोकार्पण का कार्यक्रम था, तब भी माननीय प्रधानमंत्री जी आए हैं। जब भी समय की उपलब्धता होती है, निश्चित रूप से हम मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सौभाग्यशाली है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का सानिध्य हमको प्राप्त होता है। अब माननीय प्रधानमंत्री जी आएंगे, वे अपनी बात करेंगे और फिर चर्चा होगी कि चुनाव के कारण, तो माननीय प्रधानमंत्री जी चुनाव के कारण आए चाहे नहीं, अगर आएंगे तो भी चर्चा होगी, नहीं आएंगे तो भी चर्चा होगी। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी का आना, माननीय मध्य प्रदेश के हमारे अपने माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का आग्रह को उन्होंने स्वीकार किया और इसको चुनाव की दृष्टि से जोड़ करके मैं नहीं समझता देखना उचित होगा, क्योंकि चुनाव की दृष्टि से अगर आपको देखना है तो माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के कामों को देखिए, उनके व्यवहार को देखिए, उनके अभी से विकट परिस्थितियों के बावजूद, जो हम कहते हैं ना कि कोरोना के बाद जो परिस्थितियां, उन परिस्थितियों को सामान्य रूप से ढाल लेने का काम करने में माननीय मुख्यमंत्री जी 16-16, 18-18 घंटे काम करते हैं। हमारे विरोधी दल कह सकते हैं कि काम क्या होता, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जितनी मेहनत माननीय शिवराज सिंह चौहान जी भाई साहब करते हैं, मैं नहीं समझता कोई मुख्यमंत्री इतनी मेहनत करता होगा। रही बात मध्य प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी उनके उत्साह को लेकर के गदगद है और हम गौरवान्वित होते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी हमारे संक्षिप्त आग्रह पर आते हैं। और हाईकमान की जहां तक बात है कि मध्य प्रदेश को जो सर्वे है, ये सारी चीजें, तो राजेश जी आपने बीजेपी को बहुत करीब से कवर किया है। हम बहुत अच्छी परिस्थिति में रहते हैं, तब भी हमारा सर्वे होता रहता है। संगठन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस पे भी सर्वे रहता है। सरकार की जो उपलब्धियां हैं, सरकार की जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं का आम जनता को लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इस तक का फीडबैक माननीय प्रधानमंत्री जी के यहाँ से आता है। आप सोचिए, माननीय प्रधानमंत्री जी मध्य प्रदेश ने सारे देश पर बहुत करीबी से निगाह रखते हैं, उन योजनाओं पर निगाह रखते हैं, उन योजनाओं का क्रियान्वयन कैसे हो रहा है उस पर रखते हैं, और उन योजनाओं का लाभ आम जनता जिनके लिए हम योजनाएं तैयार करते हैं उनको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इस पर भी उनका फोकस रहता है। तो रही बात भारतीय जनता पार्टी की इकाई की, तो भारतीय जनता पार्टी की इकाई मध्य प्रदेश में पूरी ताकत के साथ आगामी चुनाव की तैयारियों में लगी हुई है। साथ आगामी चुनाव में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जुटी हुई है, लगी हुई है, और इसके साथ ही तमाम सारी रणनीति, तमाम सारी तैयारी, और बिल्कुल होना भी चाहिए। हमारे साथ में डॉक्टर रोहित नायक जी हैं। रोहित नायक जी, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी के इस दौरे को लेकर, कांग्रेस किस रूप में देखती है? फिर मैं अगले सवाल पर आता हूं आपके पास। राजेश जी, मैं तो इस दौरे को वेस्ट ऑफ पब्लिक मनी और इरेलेवेंट मानता हूं। कर्नाटका में भी प्रधानमंत्री जी ने 19 रैलियां करी और 6 रोड शोज करे। वाचाल पार्टी है भाजपा, वैचारिक रूप से इनके पास कोई किसी तरह का कोई आधार बचा नहीं है। विचारधारा इनकी जो है वो भी बहुत देश की आज की परिस्थितियों के हिसाब से मुझे लगता है बहुत सड़ चुकी है, क्योंकि आज जिन बातों की आवश्यकता है वो है जो मूलभूत मुद्दे हैं उन पर चर्चा करने की। हमारे देश में कहाँ एक तरफ रेसलर्स बैठे हुए हैं जो अपने देश को गौरवान्वित कर चुके हैं, उनके विषय में कोई बात नहीं करते प्रधानमंत्री जी। उनको बोलते हैं कि आप हमारे घर के हो, लेकिन उनके विषय में कोई बात नहीं। जब उनकी परिस्थिति खराब होती है तो आज आप उनकी व्यथा सुनने के लिए तैयार नहीं है। अभी चेतन जी ने बोला कि महाकाल लोक के लोकार्पण के लिए आए थे, ऐसे कई बार आ चुके हैं फीता काटने प्रधानमंत्री जी, लेकिन आज महाकाल लोक की क्या स्थिति है? कल हम लोग वहां पर थे चेक करने के लिए, और जब हम वहां पहुंचे हमारे सामने मीडिया कर्मियों के ऊपर एक छोटा सा पत्थर का जो शिला का जो अंश था जो पिलर पे लगा हुआ था वो गिर गया। तो आप देखिए कि इस तरह की स्थितियां हैं। पॉलीकार्बोनेट से ये पूरा सड़े हुए रिसाइकिल प्लास्टिक से ये सप्तऋषियों की मूर्ति बना रहे हैं, कह रहे हैं महाकाल लोक बना रहे हैं। मुझे तो दुख होता है कि इस तरह की बातें, मतलब आप कब तक फीता काट कर राजनीति करेंगे? आप मूलभूत मुद्दों पे तो बात करिए, आप जो जनता चाहती है उस पर तो बात करिए, आप इस पे तो बात करिए कि अब वो आ रहे हैं। मैं तो अच्छा, किस खर्चे पे, किस व्यय पे आएंगे राजेश जी? क्या बीजेपी के मेरे मित्र बैठे हैं यहाँ पर प्रवक्ता, वो क्या बता सकते हैं किसके खर्चे पे आएंगे प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश में? और नहीं, लेकिन रोहित जी, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री अगर किसी प्रदेश में आते हैं, किसी प्रदेश में आते हैं, तो ये तो मुझे लगता है अगर मध्य प्रदेश में उनके दौरे बहुत सघनता के साथ हो रहे हैं, ऐसे में देश को कुछ मिल रहा है, डेवलपमेंट मिल रहा है, तो दिक्कत क्या है? राजेश जी, ये सघनता बढ़ती कब है? ये सघनता राजनीतिक दौरे के रूप में बढ़ती है ना, विकास कार्यों की समीक्षा करने के लिए तो नहीं बढ़ती। ये मुझे तो लगता है ये आएंगे तो यहाँ पर बैठ के होंगी, दिल्ली से और लोग आएंगे, वो ये बात करेंगे कि हमारी इनसे नहीं बन रही, इनसे नहीं बन रही। देखिए अभी जिस कला अंता कला से भाजपा गुजर रही है, ये आपके ही चैनल पे कई बार इनके प्रवक्ता बोल चुके हैं कि हमारे पास शिव और विष्णु की जोड़ी है। अब इसमें जो गोपाल और गोविंद जुड़ गए हैं,
तो ये जो त्रिदेव का जो प्रलय चल रहा है ना, इसके कारण इनकी सृष्टि का नाश हो जाएगा। और वही उसका एक हम उदाहरण देख रहे हैं कि आप देखिए, जरा सी पलक झपकी है महादेव ने और वहां महाकाल लोक में क्या दशा हुई। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो इसी समय क्यों आते हैं, उनकी टाइमिंग ऐसी क्यों होती है? क्या वो पहले नहीं आ सकते, बाद में नहीं आ सकते? यदि वो कोई बात करते हैं तो वहां पर राजनीतिक लाभ ही क्यों होता है, आम जनता का लाभ क्यों नहीं होता? वहां पर जो हमारे प्रदेश में कितने तरह के आंदोलन चल रहे हैं, कर्मी कितने परेशान हैं, आप देखिए। और मुझे लगता है कि जब लोकल लीडरशिप वीक हो ना राजेश जी, तो केंद्रीय नेतृत्व तो कुछ नहीं कर सकता। आज के समय में जो कम्बेंसी भाजपा झेल रही है, उसको मैनेज करने की क्षमता मुझे नहीं लगता किसी भी लीडर में है भाजपा। चलिए रोहित जी, मैं दोबारा आऊंगा, मैं उससे आगे की बात करूंगा आपसे, उसका कोई निष्कर्ष नहीं। मुझे लगता है कि कांग्रेस की जो भी स्ट्रेटजी है, आपने जिस तरह से लोकल पॉलिटिक्स की बात की है, लोकल लीडरशिप की बात की है, माफ कीजिएगा। मैं सीधे गौरव जी के पास में आता हूं। गौरव जी, कर्नाटक चुनाव की बहुत चर्चा हुई और ये कहा गया कि जो एक कर्नाटक चुनाव को लेकर जो एक रणनीति रही है, उसी में भी तमाम सारे जो बड़े नेता केंद्र के रहे हैं, और अब कुछ इसी तरह की जो चीज़ें हैं वो मध्य प्रदेश में है। हालांकि अगर देखा जाए, मध्य प्रदेश की बात कर लें या छत्तीसगढ़ की या राजस्थान, जो भी हिंदी भाषी खासतौर पर बेल्ट है, लगभग अब चर्चा इसी बात को लेकर है कि चेहरे को लेकर चर्चा है, वो भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को लेकर। तो अब ये मान लिया है भारतीय जनता पार्टी ने कि इसी के चेहरे के जरिए, चाहे वो लोकसभा हो, ठीक है, लोकसभा के पहले विधानसभा चुनाव में भी इसी चेहरे को आगे बढ़ाकर हम मैदान में रहेंगे। हेलो जी गौरव जी। हाँ राजेश जी, क्या पूछ रहे हैं आप? मेरा सवाल इस बात को लेकर कि चेहरे की मैं बात कर रहा हूं कि अब भारतीय जनता पार्टी मान चुकी है कि ठीक है, लोकसभा चुनाव में तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा होगा ही, लेकिन अब विधानसभा में भी उन्हीं का चेहरे को आगे रखा जाएगा। नहीं, अगर आप 2013 से चुनाव को देखें तो नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश में एक चुनावी चेहरा बनकर ही आए हैं। प्रधानमंत्री बाद में बने, उसके बाद भी वो चुनावी चेहरा तो रहे हैं। लेकिन बात में ये कर रहा था कि जो 2018 के इलेक्शंस में जो सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी, और जो आज 2023 के आगामी चुनाव के पूर्व जो एंटी इनकम्बेंसी दिखाई दे रही है, ऐसी परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी के सारे रणनीतिक चाह रहे हैं कि मोदी का चेहरा जितनी बार भी मध्य प्रदेश में लाया जाएगा, उससे पार्टी को फायदा होगा। इसलिए सबसे बड़ा चेहरा आज वर्तमान भारतीय राजनीतिक परिदृश्य में नरेंद्र मोदी से बड़ा चेहरा कोई नहीं है, और वही जिताऊ चेहरा बन सकते हैं। चलिए चेतन जी, एक सवाल इस बात को लेकर है, इस बात की बहुत चर्चा है, जैसे गौरव जी भी कह रहे हैं एंटी इनकम्बेंसी, ठीक है, 2018 में भी थी, जब लगातार कोई पार्टी सत्ता में रहती है, सरकार में रहती है, तो जाहिर सी बात है कि एंटी इनकम्बेंसी का जो फैक्टर है वो भी कहीं ना कहीं हावी रहता है। लेकिन जिस तरह से कहा जा रहा है कि इस बार, वैसे कहा जाए भारतीय जनता पार्टी को एक कैडर बेस्ड पार्टी है, संगठन आपका बहुत सर्वोपरि है, लेकिन बीच में जिस तरह से तमाम सारे नेताओं के बीच में नाराजगी देखी गई, मत भिन्नता वहां पर देखी गई, और क्या यही संगठन ने, केंद्रीय संगठन की बात की जाए या फिर हम राज्य के संगठन की हम बात करें, एमपी की, तो एक ऐसे चेहरे को आगे लाया जाए कि जिसके छत के नीचे जो शोर अगर उठ भी रहे हैं तो वो दब जाए? देखिए राजेश जी, भारतीय जनता पार्टी में फिर से कहूंगा कैडर बेस्ड पार्टी, न कि लीडर बेस्ड पार्टी है। अगर हमने हमारे कैडर को ठीक रखा, आपने शायद कवर किया होगा कि प्रदेश कार्य समिति की बैठक में आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी भाई साहब ने बहुत अच्छी एक ही लाइन की बात कही, बहुत अच्छी कही कि बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं में भरोसा जगा ले, अपने कार्यकर्ताओं को मन से खड़ा कर ले, दुनिया की कोई ताकत भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में चुनाव नहीं हरा सकती। इस बात पर मैं आज भी कायम। कांग्रेस में सामर्थ्य नहीं है हमको हरा ले, कांग्रेस में दम नहीं है, संगठन में 4 कदम ये नहीं चल सकते भाजपा के कार्यकर्ता के साथ साथ। ये इतनी बार विपक्ष में रहे, विपक्ष है कहाँ? सत्ता में रहते तब जरूर ये मंडराते रहते मधुमक्खियों की तरह, क्योंकि सत्ता की चाशनी मिलती रहती है, लेकिन माफ करना, विपक्ष में तो इनकी कोई भूमिका नहीं है। चाहे यहाँ ले लो, चाहे दिल्ली ले लो, जिस परिवार से आते हैं उस परिवार में झांक करके देख ले कि कितनी बार चुनाव लड़े, कितनी बार हारे, और हारने के बाद आप कहाँ रहे हो, कोई अता पता नहीं चला है। तो मेरे मित्र कह रहे हैं कि पहलवानों की हम आवाज नहीं सुनते, वो पहलवान देश के गद्दार हैं जो देश के नए संविधान और संसद के समय में संसद में जाकर के अपना प्रदर्शन करने की अनुमति मांगते हैं। ऐसे लोगों का समर्थन करने वाले, टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ चलने वाले लोग इस देश की राजनीतिक दशा और दिशा को भटकाने का काम करते हैं। 55 साल इस हिंदुस्तान को बर्बाद करने के बाद भी अभी कांग्रेस और कांग्रेस के लोगों के सीने की आग बुझी नहीं है। देश को कहां ले जाकर के खड़ा करना चाहते हो? आपके 2003 के कार्यकाल तक तो हम सब लोगों ने देखा है,
बिजली नहीं है, पानी नहीं है, सड़क नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, शिक्षा नहीं है। रही बात किसानों की, 6,000 हेक्टेयर भूमि का केवल सिंचाई का उपयोग ये नहरों और संसाधनों से करते थे, आज हम 48,000 हेक्टेयर पर जाकर के, जो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बिजली की एक यूनिट के लिए हाथ फैलाए पूरे विश्व में घूमते थे, आज हम सरप्लस में बिजली के साथ में। किस प्रकार का हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है, किस प्रकार का प्रदेश हमारा बढ़ रहा है। केवल आरोप प्रत्यारोप लगाने से कुछ नहीं होता। हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, अरे भैया जहाँ करना था वहां कर दो। रही बात कर्नाटक की, कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी का आज भी आप उठा करके देख लिए, रिकॉर्डेड कह रहा हूं कि जो हमारा वोट बैंक था वो है और वो रहेगा। और 2024 का चुनाव तो जिन विषयों पर होगा आपका पता नहीं पड़ने वाला श्रीमान जी। किसी भी पार्टी का इस हिंदुस्तान की पार्टी के रूप में लोकसभा के चुनाव में दूर दूर तक पता नहीं पड़ने वाला। आने तो दीजिए आप लोकसभा का चुनाव, अभी तो मध्य प्रदेश के चुनाव को फेस करिए। और मध्य प्रदेश के चुनाव में भी कह रहा हूं, चलिए रोहित जी हम ये बात कर रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान जी हैं, जनता जनार्दन का, गरीब आदमी का, युवाओं का, किसानों का भरोसा अगर कोई है तो शिवराज सिंह चौहान। चलिए डॉक्टर रोहित नायक जी, हम ये लगातार जब ये बात करते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो अब जो केंद्रीय नेतृत्व है कहीं ना कहीं उसका जो हस्तक्षेप है या उनकी जो स्ट्रेटेजिक रणनीति है वो यहाँ पर दिखेगी। लेकिन अगर कांग्रेस को भी देखें तो कांग्रेस भी कहीं ना कहीं उसी ट्रैक पर है। प्रियंका गांधी जी आपकी आ रही हैं, बहुत सारी चीज़ें आपकी केंद्र से डिसाइड हो रही हैं, चाहे डीके शिव कुमार की स्ट्रेटजी कर ले या तमाम सारे नेताओं की जिनकी चर्चा भी हाल में चलती रही। तो इसमें फिर अलग क्या है? प्रियंका गांधी जी पार्टी के खर्चे पे आ रही हैं, प्रधानमंत्री जी जनता के खर्चे पे आ रहे हैं। चलिए मैं मान लेता हूं चेतन जी की बात कि कांग्रेस में सामर्थ्य नहीं है बीजेपी को हराने का, लेकिन क्या पार्टी को हराती है? जनता का कोई यहाँ पर हस्तक्षेप नहीं होता, वोटर का कोई महत्व नहीं है। अगर जनता चाहे तो आपको 1 मिनट में अर्श से फर्श पे ला देगी। और आप ये समझ लीजिए जो आपका दम है ये दम चूर चूर हो जाएगा, क्योंकि आप ये समझ रहे हैं कि आप अविजय हो चुके हैं, अविजित हैं आप, आपको कोई हरा नहीं सकता। आप जनता को कीड़े मकोड़े समझने लगे और इसीलिए प्रधानमंत्री जी का जो दौरा है वो प्रधानमंत्री के तौर पे अगर है तो प्रधानमंत्री के तौर पे उनका दौरा कई बार और पहले होना चाहिए था। जब ये कह रहे हैं कि सरप्लस बिजली बिक रही थी और बन रही थी और महंगी, सबसे महंगी मध्य प्रदेश में बिजली बिकती है, तब फिर प्रधानमंत्री जी कहां चले जाते हैं, तब चेतन जी कहां जाते हैं? सरप्लस बिजली बनाने के बाद अगर आप मध्य प्रदेश में सबसे महंगी बिजली बेच रहे हैं तो ऐसा क्यों है? ये गणित समझाइए जरा मुझे। अगर आपके यहाँ पे वैट मध्य प्रदेश में भारत में सबसे ज्यादा है तो ऐसा क्यों है? आप ये मुझे समझाइए। आप ये बताइएगा, अगर आप प्रति व्यक्ति आय बताते हैं कि हमने इतनी बढ़ा दी और वो आय 14 रुपए बनती है प्रतिदिन, तो फिर आप बताइए आपने प्रति व्यक्ति आय कैसे बढ़ाई? तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये कहने वाली, मैंने कहा ना, वाचाल पार्टी है। जैसे ही इनको आपने किसी एक पॉइंट पे हिट किया तो ये पहुंच जाते हैं चाइना, पाकिस्तान, मुसलमान, राम मंदिर, हिंदू, लेकिन करते कुछ नहीं है। ना लाल आंख दिखाएंगे ना कुछ करेंगे। महाकाल लोक की जो दशा है, मैं तो यहां से आपके चैनल से कह रहा हूं कि जिस तरीके से जल्दबाजी में इनने पार्लियामेंट बनाई, संसद बनाई, उसी तरीके से राम मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, वहां भी यही होगा। और जहां तक रेसलर्स की बात है तो जब प्रधानमंत्री जी, आप ये कह रहे हैं कि वो देशद्रोही हैं, चेतन जी आप कह रहे हैं वो प्रधानमंत्री जी के सामने जब खड़े थे तो प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे कि आप मेरे घर की हैं, तो क्या प्रधानमंत्री जी भी देशद्रोही हैं? आप बताइए। जब वो वहां पर मेडल लेके जीत कर आते हैं तो प्रधानमंत्री जी बैनर पोस्टर पे अपना नाम लगाते हैं और उनको बुलाकर अपने यहाँ पे निवास पर सम्मान देते हैं कि आप हमारे घर की हैं, और आप बोल रहे हैं कि वो देशद्रोही है, तो क्या प्रधानमंत्री? चलिए चेतन जी कुछ कहेंगे 30 सेकंड में, मैं फिर वाइंड अप करूंगा। चेतन जी 30 सेकंड में कुछ कहना चाहेंगे जो डॉक्टर रोहित नायक कह रहे हैं? डॉक्टर रोहित नायक जी कान खोल करके सुन लीजिए। मेरे घर का मेरा सगा भाई भी अगर देश के खिलाफ बात करेगा, संविधान के खिलाफ काम करेगा तो देश का गद्दार कहने में चेतन सिंह को 1 सेकंड नहीं लगेगा। अगर आप पदक लेकर के आए, मेडल लेकर के आए हैं तो 140 करोड़ भारतीयों का सामर्थ्य और सम्मान है, वो आप उसके एक प्रतीक है। इसका मतलब ये नहीं कि संविधान की अवहेलना करेंगे, नए संसद की आप अवहेलना करेंगे, देश के कानून को नहीं मानेंगे और टुकड़े टुकड़े गैंग के इशारों पर चलने का काम करेंगे। जो देश को तोड़ने का काम करेगा उसका उतनी ही ताकत से पूरा जो विरोध करता है। तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जून में मध्य प्रदेश में आएंगे, लेकिन जो समय है और समय में जो लोगों का आना है या जाना है, जो चीजें हैं वो सीधे तौर पर कनेक्ट होती हैं चुनाव से, और जाहिर सी बात है वक्त कम है और यही कारण है कि दोनों प्रमुख दल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस अपनी रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है। तीनों मेहमानों का यहाँ पर मैं धन्यवाद करूँगा। IND एनालिसिस में बस इतना ही। IND 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अब बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।